अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आपके साथ एक खुशखबरी शेयर कर रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के सिलसिले में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे की कमी कर दी गई है। और अब ये जो कमी है ये अगले 15 दिन के लिए नाफिज की जाएगी। इन नई कीमतों का इतला गुज़श्ता रात 12 बजे से हो चुका है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 249 रुपये 10 पैसे फी लीटर से कम होकर 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर हो चुकी है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है वो 249 रुपये 69 पैसे फी लीटर से कम होकर 246 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो जाएगी। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत में भी 1 रुपये 3 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे की कमी की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि 12 हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसमें कमी तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया की तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें कोई खासा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी एक बुनियादी वजह हम देख रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो हमें उस तरह से फाल नहीं दिखाई दे रही। हुकूमत तो ये दावा करती दिखाई देती है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम होगी, लेकिन अब हुकूमत को ये भी यकीनी बनाना होगा कि जैसे जैसे फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं वैसे ही उन तमाम कीमतों को भी कम किया जाए जो हमेशा से ये कहकर बढ़ा दी जाती हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। जिस तरह से हम ट्रांसपोर्टर्स के किराए देखते हैं, मनमाना इजाफा उसमें किया जाता है। अब हुकूमत को ये देखना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रेट को कायम करते हुए इन तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाए गए थे अब उसको किसी ना किसी तरह से कम भी किया जाए। इस पर चलकर हम आगे भी मजीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मोटापे की वजह से मैदे और आंतों में पैदा होने वाले मसाइल और उनका हल। पाकिस्तानी शतरंज टीम का बड़ा कारनामा, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण कब होगा और क्या पाकिस्तान में देखा जा सकेगा? और आपकी मुलाकात कराएंगे उभरते हुए नन्हे गुलकार से भी। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं 45वें वर्ल्ड चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप 2024 के हवाले से, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें दुनिया भर के 190 ममालिक ने शिरकत की। और इस अजीम शान मुकाबले में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी महारत और अज़्म का मुजाहरा किया और शानदार कामयाबियां अपने नाम की हैं। पाकिस्तान की मर्दों की टीम ने ग्रुप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि पाकिस्तान की नौजवान शतरंज खिलाड़ी आयत आसमी, जो पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, और मोमिन फैजान ने भी आला कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की 12 साल आयत आसमी ने वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में अपनी महारत का लोहा मनवाते हुए विमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल हासिल किया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत की बेहतरीन कारकर्दगी और बोर्ड पर शानदार हिकमत अमली ने न सिर्फ जजेस को मुतासिर किया है बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया है। आयत आसमी ने पहले भी वर्ल्ड स्कूल्स चेस चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीता था और अब ये बैनुल-अक़वामी कामयाबी उनकी मुसलसल मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान के नेशनल मास्टर मोमिन फैजान को भी इस वर्ल्ड चेस ओलंपियाड में कैंडिडेट मास्टर टाइटल से नवाजा गया है। मोमिन फैजान ने पाकिस्तान की मर्दों की टीम के लिए अहम किरदार अदा किया और अपनी शानदार हिकमत अमली और महारत के बाइस इस अहम कामयाबी को भी मुमकिन बनाया है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मर्दों की टीम ने अपनी कैटेगरी में कांसी का तमगा जीता है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस आलमी मुकाबले की जहां हम बात कर रहे हैं जिसमें 190 ममालिक की टीमों के दरमियान ये मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। लेकिन इस जीत में टीम के कप्तान मोहम्मद सलीम अख्तर और फीडे मास्टर आमिर करीम का भी अहम किरदार रहा है। और ये कामयाबी न सिर्फ पाकिस्तानी चेस खिलाड़ियों के लिए फ़ख्र का लम्हा है बल्कि ये नौजवान नस्ल के लिए भी एक हौसला अफजा पैगाम है। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ शो में मौजूद हैं इस वक्त आयत आसमी, सीनियर नायब सदर चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और मेंस टीम कप्तान मोहम्मद सलीम अख्तर, और चेस प्लेयर जनरल सेक्रेटरी चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आमिर करीम, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आयत से जानना चाहूँगा, आयत पहले भी आप हमारे शो पर आ चुकी हैं, मैं चाहूँगा ज़रूर रिकॉल कीजिएगा कैसे आपने ये जर्नी स्टार्ट की और अब आप वुमेन कैंडिडेट मास्टर अवार्ड तक पहुँच गई हैं। चेस को मैंने पहली दफ़ा अपनी खाला के घर देखा था और मैंने अपनी अम्मी से पूछा तो ये क्या होती है ये गेम, और उन्होंने मेरे बर्थडे में मुझे एक चेस बोर्ड ला के दिया था और तब से मैं खेल रही हूँ। ठीक है। और मुझे बहुत एक अच्छी गेम लगी थी और फिर मैंने इसको अपना पैशन ले लिया। और किस एज से आपने खेलनी स्टार्ट कर दी थी? मैं 7 साल की थी, मैंने शुरू कर दी। अच्छा, यानी कि 5 साल हो गए हैं आपको ये खेलते हुए। तो किस तरह से आप देखती हैं, कैसे आपने अपनी टेक्निक्स को बेहतर किया, कैसे सीखती रही, उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन आपका जो अपना शौक था वो कितना ज़्यादा था? मुझे तो ये बहुत पसंद है गेम, मेरा अपना शौक भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग और अच्छी गेम लगती है।
ठीक है। अच्छा सलीम साहब, बतौर टीम जब हम कैप्टन की बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम की शानदार कारकर्दगी रही है, मर्दों की टीम की हम बात करें हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो टीम का इंतखाब था वो बहुत मेरिट पे किया गया था। जून में नेशनल चैम्पियनशिप का इनेकाद किया था जिसमें पूरे मुल्क से प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, और उसमें से जो टॉप 5 मेन एंड टॉप 5 विमेंस की सिलेक्शन हुई थी बुडापेस्ट के लिए। सो पहला जो मकसद था हमारा फेडरेशन का वो मेरिट था। तो मेरिट को लेते हुए जब हमने टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान से सेलेक्ट किए तो परफॉर्मेंस हमारे सामने है, सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान टीम ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया, 2 इंटरनेशनल टाइटल्स विन किए। तो ये हमारी फेडरेशन की एक कामयाबी है, और मेरिट को जिस तरह से हम लेकर के चल रहे हैं पिछले 2 सालों से, पाकिस्तान ने जैसे आपने बताया कि आयत आसमी ने बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है। 190 ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, उनको बीट करना कोई छोटी बात नहीं। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, फीडे मास्टर हैं आप, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा हमारी आसानी के लिए बता दीजिएगा फीडे क्या है? जी, वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने कुछ टाइटल अलॉट किए हुए हैं। द हाईएस्ट टाइटल इज़ ग्रैंड मास्टर, उसके बाद इंटरनेशनल मास्टर, और उसके बाद फीडे मास्टर होता है। ठीक है। इसके बाद नीचे लेवल पे कैंडिडेट मास्टर होता है जो हमारे 2 प्लेयर्स ने लिया इस दफ़ा, और उससे नीचे फिर नेशनल लेवल का नेशनल मास्टर होता है। तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी, ऑब्वियसली ये एक टफ़ इवेंट था, हमेशा से ये टफ़ रहा है। जो बेस्ट टीम्स होती हैं दुनिया में वही इसमें पार्टिसिपेट्स करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और हमारे लिए हमेशा ये एक खुशी का लम्हा होता है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। इससे पहले भी हमारे प्लेयर्स ने कुछ इंडिविजुअली और टीम इवेंट्स में भी मेडल्स जीते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ की बात थी और ख़ुशी का लम्हा था कि हमने पाकिस्तान के लिए कोई मेडल्स जीता। ठीक है। अच्छा आयत, जैसे कि ब्रेन गेम है, बहुत ज़्यादा फोकस इसमें रहना पड़ता है, अगले की चाल भी आपने देखनी, मैंने तो इतनी नहीं खेली हुई बट मैंने थोड़ी सी देखी ज़रूर हुई है। तो कितना फोकस्ड आप उसमें रहती हैं फिर, और आपको लगता है कि फिर ये जो आपका ब्रेन जिस तरह से काम करता है फिर तेज़ी से, ये आपको स्टडीज़ में भी हेल्प कर रहा है? ये सोचती तो मैं बहुत हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और लाइक कंसंट्रेट करना पड़ता है। कोई टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में गेम आपको कंप्लीट करनी है? जी, वो टाइम होता है, 90 मिनट्स होते हैं, फिर इंक्रीमेंट मिलता है हर मूव पर 30 सेकंड्स का। तो उस टाइम के अंदर हमने पूरी गेम को खेलना होता है, और इस स्टडीज़ में ये हेल्प नहीं करता इतना ज़्यादा होने के। ठीक है। और कैसा आपको लगता है जब भी आप बाहर कहीं खेलने जाती हैं, कैसा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? फैमिली में और किसी को ये गेम पसंद है? मेरी पूरी फैमिली खेलती है। पूरी फैमिली खेलती है? अच्छा, तो सारे सबको हरा देती हैं या किसी से हारी भी हैं? सबको हरा लेती हैं। सबको हरा देती हैं, वो तो हमने देखा है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी जाके सबको हराया। अच्छा सलीम साहब, वर्ल्ड चेस ओलंपियाड बड़े मुकाबले में पाकिस्तान टीम की तैयारी, हिकमत अमली, मेरिट तो आपने बता दिया कि मेरिट सबसे पहले यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या ऐसी हिकमत अमली थी, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से चेस नहीं खेला जाता, उस तरह से मेरा ख्याल है उस पर काम नहीं किया जाता, हमारा फोकस 1-2 खेलों पर ही सबसे ज़्यादा है, जिसमें क्रिकेट है, या अगर हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं, हॉकी की बात कर लेते हैं। कैसी हिकमत अमली इसमें रही, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तैयारियों में? सबसे पहले तो हमारी 5 रुकनी टीम थी, मैन और 5 ही विमेन साइड से। अनफॉर्चुनेटली हमें वीज़ाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आए, एक प्लेयर मेल और एक फ़ीमेल ट्रैवल नहीं कर सके, तो ये हमने थोड़ी सी टीम की जो फॉर्मेशन थी वो हमें चेंजेस करने का मौका नहीं मिल सका इस इवेंट के अंदर। तो जिन बोर्ड्स पे जो प्लेयर्स खेल रहे थे वही थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए, इसमें 11 राउंड्स थे। अच्छा। थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए थे प्लेयर, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। ठीक है। तो बहरहाल हमारे प्लेयर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसमें दिखाई थी। सो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा चेस इन एजुकेशन प्रोग्राम फरवरी में लॉन्च किया था, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट में थे, उन्होंने उसको इनिशिएट किया था इस्लामाबाद में। तो उसको लेकर के प्राइवेट और पब्लिक स्कूल सेक्टर्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं चेस की, वो बहुत बढ़ रही हैं। सो पाकिस्तान ने हमेशा ही चेस के अंदर कहीं ना कहीं, अब यह है कि मीडिया के प्लेटफॉर्म अब मैसर है, ज़्यादा ज़रा आगाही हो रही है। एग्जैक्टली, इसमें आगाही हो रही है, स्कूल्स में चेस बहुत प्रमोट हो रही है। ठीक है। स्पेशली जो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का जो
सबसे बड़ा एम है वो यूथ को टारगेट करने का है। सो यूथ के ऊपर चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं। तो आयत इज़ फर्स्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। सो शी टॉक्स ब्रॉन्ज मेडल अक्ताऊ में कजाकिस्तान लास्ट ईयर हुआ था, वर्ल्ड स्कूल चैम्पियनशिप। उसमें 50 से ज़्यादा कंट्रीज थी, उसमें आयत ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया। इससे पहले वेस्टर्न एशिया चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें इसाम बशीर हमारे एक अंडर 12 के प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो यूथ के ऊपर चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत फोकस है। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से आयत आसमी की हम बात कर रहे हैं, मोमिन फैजान की बात कर रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह से इनकी तरबियत करते हैं, किस तरह से इनकी रहनुमाई करते हैं आप? जी ऐसा है कि ये बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यंगस्टर्स अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आने वाले वक्तों में वो दिन दूर नहीं है कि हम जो गैप आ गया है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारा, तो इंशाल्लाह हम उसको फुलफ़िल करने में कामयाब होंगे। बाकी मैं चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाएँ विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड चेस फेडरेशन। कुछ मास्टर ट्रेनर्स या ग्रैंड मास्टर्स को इन्वाइट किया जाए पाकिस्तान और इन बच्चों के साथ एंगेज किया जाए, और कुछ हम एक्सचेंज प्रोग्राम का भी बात हो रही है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कि हमारे कुछ बच्चे जाके वहाँ पे ट्रेनिंग्स हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अगर जारी रहेंगे और इसमें सपोर्ट रहेगी गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट सेक्टर की भी और स्पेशली मीडिया की, तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही है कि आप जी हम तो कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से भी, और मैंने इसलिए स्पेसिफिकली सवाल पूछा सलीम साहब से भी कि कौन से ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारे मेन प्लेयर्स से उनके वीज़ाज नहीं लग सके, तो हुकूमत को देखना है कि वीज़ाज क्यों नहीं लग सके। तो हम तो अवेयरनेस के लिए ही काम कर सकते हैं, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं, चैंपियनशिप्स हैं, ये पाकिस्तान में कितने अरसे बाद हो रही हैं? किसके ये चेस की? अभी तो खैर वो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट इट हैज़ टू बी इंक्रीज, मेरा मतलब 200 टाइम्स, मतलब इतना होना चाहिए इसको। लेकिन ये कि पहले से बेहतर है। जब से ये नई मैनेजमेंट ने अपना चार्ज संभाला है तो हम कह सकते हैं कि पहले से काफ़ी बेहतरी आई है, क्योंकि आप देखें ना कि पहले तो टीम्स कोई इतना ख़ास इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं करती थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में ये एक पॉजिटिव साइड है कि पाकिस्तान की मोर देन 20 टीम्स इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जो एक बहुत ही अच्छा साइन है। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह अब हमारी एशियन यूथ चैम्पियनशिप हो रही है बैंकॉक में, इंशाल्लाह उसमें भी हमारी टीम पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है आयत, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं छोटी आपकी तरह ही जो चेस खेलना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगी? क्या कोई स्पेसिफिक डाइट लेनी पड़ती है अपने दिमाग को तेज़ काम करने के लिए? जैसे बचपन में हम सुनते आए कि जी बादाम खाएंगे तो याददाश्त बड़ी तेज़ हो जाएगी, इसमें क्या करना क्या पड़ता है? या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ पैशन के साथ ही है, या कोई इंसान मेरे जैसा इंसान वो सीख भी सकता है या नहीं? हर बंदा सीख सकता है, बस मेहनत करनी होती है, मतलब कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आपका गेम के अंदर, और फिर मेहनत करनी होती है, फिर आपको कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या डाइट, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डाइट तो नहीं लेनी पड़ती? कुछ खाना तो नहीं पड़ता है ऐसे? अच्छा ठीक है। अच्छा सलीम साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हमारे बच्चों की, इन फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्या ऐसी प्लानिंग है जो कि चेस फेडरेशन कर रही है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, क्या हिकमत अमली हो कि हमारे ज़्यादा प्लेयर्स बाहर जाएँ? एक तो जैसे कि आमिर भाई ने बताया है कि 20 से ज़्यादा हमारी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और हमारी अचीवमेंट्स की एक लिस्ट भी अब आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान में लोगों को, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक वो जो नाम है वो इंशाल्लाह हम रोशन कर रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर भी हमारा जो मेन फोकस है वो यूथ है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्कूल्स के अंदर स्पेशली हम चेस को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट रिलेटेड स्पोर्ट है जो बच्चों के साथ, जैसे आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं, स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो चेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप ऑनलाइन पूरी दुनिया में आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारा, तो इससे बच्चों की फोकस इंक्रीज़ होता है, पेशेंस बच्चों में आता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो चेस एक वंडरफुल गेम है, कोई बैरियर नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सो चेस इज़ वंडरफुल। ठीक है। अच्छा, वो लोग जो नहीं इस बारे में इतना जानते और वो चेस खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं? किन लोगों को वो अप्रोच कर सकते हैं? एक तो चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का एक साइट है, वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। पूरे जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी डिटेल्स वहाँ पे मौजूद हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं हनीफ कुरैशी,
मेरा नाम एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी आमिर करीम है, और भी एक लॉन्ग लिस्ट है। वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स में हैं, ईमेल आईडीज़ भी हैं। कोई भी खेलना चाहता है वो फेडरेशन को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। और हर शहर में ऑलमोस्ट जो क्लब्स हैं वो मौजूद हैं, वहाँ भी एक्टिव लोग काम कर रहे हैं। और फेडरेशन की तरफ से ये है कि जो हमारे इवेंट्स हैं उनकी अब बाकायदगी से हम इनेकाद कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। कराची में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लाहौर के अंदर बहुत से इवेंट्स रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, फैसलाबाद में। सो जो हमारी एक नेशनल टीम सेलेक्ट हुई थी वो भी मैं आपको बताऊँ कि कराची से हमारे 2 प्लेयर्स थे, फैसलाबाद से थे, मुल्तान से थे, लाहौर से। सो एक ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपने अपने जो जौहर थे वो दिखाए और टीम में शिरकत। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जब भी हम लोग बाहर खेलने जाते हैं कुछ ना कुछ सीख के ही आते हैं। जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, इंशाल्लाह गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगे। इसमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है बाहर के प्लेयर्स में और यहाँ के प्लेयर्स में? जैसे कि आपने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे हमारे प्लेयर्स बाहर ट्रैवल करें, बाहर से सीख कर आएँ। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बाहर के प्लेयर से, बाहर के कोचेज से सीखनी है? कौन सी ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स हैं? बेसिकली तो ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग है, मतलब उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है। अब चेस के हवाले से अगर टेक्निकली टर्म्स में मैं कहूँगा तो वो तो शायद ना समझ आए, लेकिन मैं ओवरऑल सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। हाँ, ओवरऑल तो यही है कि हार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब उसमें कुछ जो स्ट्रेटजीज के हवाले से है या चीज़ें हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है अब यहाँ पे कोई उसको एड्रेस नहीं करता। लेकिन ये कि कुछ ग्रैंड मास्टर्स या कोई अच्छे प्लेयर्स अगर एज ए कोचेज अपॉइंट होंगे तो डेफिनेटली इनको एक प्रॉपर गाइडलाइन, क्योंकि चेस एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आप देखा जाए ना तो इसमें कोई आप कह लें कि अनलिमिटेड मूव्स हैं। अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए, अगर साइंटिफिकली आप इसको अगर मैं कर दूंगा 1 मिनट में, तो अगर एटम्स जो है ना उनको रेट किया जाता है 10 raised to the power 80। चेस मूव्स को 10 raised to the power 120 काउंट किया जाता है। मतलब इतना स्पेकुलेशन है मूव्स का ना, तो ये बहुत बड़ा गेम है। तो इसको हम अहाता तो नहीं कर सकता, कोई भी प्लेयर नहीं कर सकता, वर्ल्ड चैंपियन भी नहीं कर सकता। कुछ रूल्स डिफाइंड है, कुछ स्ट्रेटजीज डिफाइंड है जिनको आप कंसीडर करके फिर इस गेम में कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं और ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि स्पेशली जो मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एड्रेस करते हुए कि चेस एज अ टूल यूज़ हो रहा है दुनिया जहान में, स्कूल्स में एज अ टू इनहांस द माइंड स्किल्स ऑफ द किड्स। ये सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाता है और ये दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्पफुल डेफिनेटली हो रहा है। इस पर बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद हैं इंटरनेट पे, यू कैन सर्च, बेताजा रिसर्चेज हो चुकी हैं और ये प्रूवन वो बात है। और मोर देन 30 कंट्रीज ने इसको करिकुलम में अडॉप्ट भी कर लिया, इंक्लूडिंग द टर्की। तो अब हमारा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके में कोई अगर कोई इनिशिएटिव ले और पाकिस्तान के स्कूल्स में इसको अगर एज अ करिकुलम कहीं पे इंट्रोड्यूस किया जाए, प्राइवेट स्कूल्स भी इसको अडॉप्ट करें। नॉट टू अगर एक एंगल तो ये है कि इसको एज अ स्पोर्ट्समैन हम बढ़ाएं अपने बच्चों की स्किल, और स्पोर्ट्समैन ये भी इसके दोनों एस्पेक्ट है कि वो बच्चे अपने स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहे हैं और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो उनकी स्टडीज़ में उनका हेल्पफुल हो रहा है इनडायरेक्टली, और उनकी दूसरी स्टडीज़ में वो ठीक है। अच्छा, एक बड़ा टाइटल आपके पास है, फीडे मास्टर हैं आप। चेस के फ़रोग के लिए आपको लगता है मज़ीद क्या मंसूबे होने चाहिए जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर इंप्लीमेंट कराए जा सकते हैं? जैसे कि आपने भी बता दिया कि स्कूल्स से अगर हम ये शुरू करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि शुरू में ही जो बच्चे हमारे वो अगर वो चेस की तरफ नहीं भी आते तो उनकी स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरह के और कोई ऐसे प्लान्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ थ्रो किए गए हैं कि इन पर भी काम किया जा सकता है जिससे चेस को फ़रोग मिले? जी डेफिनेटली। एक तो पहली बात तो ये कि चेस अगर तो अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं तो वेरी यंग एज में बच्चों को चेस शुरू करानी पड़ेगी। जैसे हम आयत को देख रहे हैं, मतलब यू आर टू ओल्ड टू गो फॉर दिस। तो मतलब ये नहीं, तो अब जो नई जनरेशन है वो तो 5 years ओल्ड जो है, अब तो अंडर 7 की भी कैटेगरी में एशियन और वर्ल्ड लेवल के मुकाबले शुरू हो गए। तो इस और 10 years तक तो अब इंटरनेशनल मास्टर प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं दुनिया में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वेरी यंग एज एक तो बच्चों को शुरू कराना चाहिए। दूसरा ये कि डेफिनेटली एक तो एंगल ये कि एजुकेशनल उसमें हम डाल दें इसको, और ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चों को मोबिलाइज किया जाए, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे देखें, एक तो हमारी एलीट क्लास शहरों में ये तो ऑब्वियसली उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो हमारी जो चेस हमारा गेम है बेसिकली, मैं तो कहता हूँ हमारा कल्चर है, हमारा गेम है, ये हमारे कल्चर में शामिल है। मैंने तो साउथ पंजाब ट्रैवल किया थ्रू आउट, ठीक है ना, एंड आई हैव सीन पीपल वहाँ खेल रहे हैं। हमने नहीं सिखाई उनको, हमने नहीं अप्रोच किया, बट आई कैन शो यू द एक पूरे बस्तियाँ हैं,
गांव है जहाँ मर्द औरत बच्चे एवरीवन इज प्लेइंग चेस, दे हैव देयर ओन वुडन चेस बोर्ड्स, वो बैठे हैं और चेस खेल रहे हैं, वो एक अलग ही कल्चर है। तो जब हमारे कल्चर में ये शामिल है तो हम उनको भी टारगेट करें, उनको भी आगे पास में जो हाईएस्ट जिनको हमने ग्रैंड मास्टर टाइटल अभी रिसेंटली दिलवाया है चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, मियां सुल्तान खान जिनका जो ब्रिटिश चैंपियन रहे और बाद में पाकिस्तान में आके उनकी डेथ हुई, तो वो भी बेसिकली सरगोदा के एक रिमोट एरिया से था। ठीक है, ये तो उन एरियाज पर भी हमें फोकस करना है। ठीक है, अच्छा आयत, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी आमिर साहब भी कह रहे हैं, सलीम साहब भी कह रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है स्टडीज़ करना भी, आपको लगता है कि स्टडीज़ में भी आपकी कोई हेल्प हो रही है? जैसे आप चेस बहुत अच्छी खेल रही हैं, स्टडीज़ में कैसी हैं? स्टडीज़ पे फोकस रहता है फिर? वैसे स्टडीज़ में मैं फोकस रहती हूँ, सिर्फ जब मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलना जाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, लेकिन फिर मैं होमवर्क अपना कवर अप कर लेती हैं। और अभी तक किसी को चेस सिखाई भी है आपने? किसी अपने दोस्त को? आपका जो फ्रेंड सर्कल है या आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने कभी कहा कि आयत हमें भी सिखा दें? मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने सिखाई थी चेस, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगी थी। उसको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो कि चेस की तरफ फिर जिनका रुझान है, जो आपके इर्द गिर्द हैं। फैमिली में तो आपने बताया कि सभी खेलते हैं, लेकिन फ्रेंड सर्कल्स में कोई नहीं है ऐसा? फ्रेंड सर्कल में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो खेलते हैं, लेकिन जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है उसको बोर्डिंग उसको नहीं आता। ठीक है, अच्छा तो अभी नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं आपके? कौन सी नई चैंपियनशिप है नेक्स्ट, कौन सी है जिसमें पार्टिसिपेट करना है, या अभी रेस्ट है? अभी मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है। अच्छा, तो वो मेरा ख्याल है फिर सलीम साहब को तो पता होगा कि अगला कौन सा ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें आज जाएंगी इंशाल्लाह परफॉर्म करने? एशियन स्कूल चैंपियनशिप हो रही है बैंकॉक में। ठीक है, उसमें उसके लिए हमारी जो टीम सिलेक्शन है वो अभी इन प्रोसेस है। ठीक है, सो अगले 2 हफ्तों के अंदर वो टीम फाइनलाइज हो जाएगी और फिर दिसंबर में वो पाकिस्तान को। ठीक है, अच्छा जैसे आयत हैं या मोमिन फैज़ान हैं जो इस साल हमने देखा कि एक अच्छी अचीवमेंट के साथ आए हैं, दोबारा से फिर इन लोगों को भी उस टेस्ट में से गुजरना पड़ता है या ये पहले से ही फाइनल है कि जी ये तो जाएंगे ही जाएंगे? जब नेशनल चैंपियनशिप का इनेकाद इसीलिए किया जाता है कि नेक्स्ट चैंपियनशिप आने तक जो चैंपियंस हैं उन्हें हम मौका देते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती फॉर सम रीज़न तो फिर जो नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो उसको फिर हम चांस देते हैं ताकि सारे प्लेयर्स को भी मौका मिले। और कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे एज कैटेगरीज के इवेंट होते हैं, जैसे स्पेशली यूथ के अंडर 7, अंडर 8, 10, 12, सो उन कैटेगरीज की हम एक जूनियर चैंपियनशिप भी हम फेडरेशन जो है वो उसका एनुअली उसको हम करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी जो बच्चे एज कैटेगरीज में चैंपियंस होते हैं वो इसी तरह जैसे एज कैटेगरी के इंटरनेशनल इवेंट्स आते हैं तो उन एज कैटेगरी के जो चैंपियंस हैं वो फिर थ्रू आउट द ईयर जब तक वो फॉल करते हैं अपने एज कैटेगरी के अंदर तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों ही, एक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है और एक जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप है। तो यूथ नेशनल चैंपियनशिप के अंदर अंडर 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो ये 6 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट इसका एनुअली जो है वो हम इनेकाद करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तास्मी, मोहम्मद सलीम अख्तर साहब और आमिर करीम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज के मॉर्निंग शो में मैं अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर उम्र के अफराद को मुतासर कर सकता है और वो है मोटापे का मेदे और आंतों पर असर। जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है इससे ना सिर्फ जिस्मानी वजन में इजाफा होता है बल्कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, ख़ास तौर पर हम जब मैदे की बात करते हैं या आंतों की बात करते हैं उस पर गहरा असर पड़ता है। मोटापा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होता है लेकिन मैदे के लिए ये मसाइल ख़ास तौर पर अहम है। वज़न में इजाफे की वजह से पेट पर दबाव बढ़ता है जिसके नतीजे में मैदे की कारकर्दगी मुतासर होती है। मोटापे से मैदे की तेज़ाबियत में भी इजाफा हो जाता है और मैदे से एसिड खुराक की नाली में वापस आ जाता है जिसे रिफ्लक्स कहते हैं। ये मसला सीने में जलन, बदहज़मी और दीगर अलामात का भी बाइस बनता है। आंतें भी मोटापे के बाइस मसाइल का शिकार हो सकती हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। मोटापे की वजह से आंतों में सोजिश का ख़तरा भी बढ़ जाता है जिसे आम तौर पर हम IBS कहते हैं। ये सोजिश बदहज़मी, कब्ज़ या असहाल का बायस भी बन सकती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज मैदा व आंत डॉक्टर आफिया मुनीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मोटापे के बायस किस तरह से मैदे में जो तेज़ाबियत है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? जैसे कि आपने कहा कि मोटापे की वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता है तो आपके मैदे के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो मैदे और खुराक की नाली के दरमियान में कुदरती तौर पे सिस्टम, क्लोज सिस्टम या गेट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो लूज़ होता है तो आपका स्टमक का जो एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है
कि वो ऊपर को जब रिफ्लक्स करता है वापस आपकी फूड पाइप में आता है तो वो आपको सिम्टम्स देना शुरू कर देता है, जैसे कि जलन होती है, बदहजमी होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को पेन हो सकता है, और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बार बार एसिड ऊपर जाने से वहाँ से टाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट हमारे पास इन अलामात के साथ भी आता है कि मुझे खाने पीना निगलने में मसला होना शुरू हो गया। तो ये सारे मामला जो हैं इसकी वजह से रिफ्लक्स हम उसको लेबल करते हैं कि इनको गैस्ट्रो और एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, गर्ड है, लोग जर्ड कहते हैं, गर्ड जो आप कहते हैं। तो पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिपीटेडली ये प्रॉब्लम रहने की वजह से एक स्टेज आती है जिसको प्री कैंसरस स्टेज कहते हैं, कि कैंसर से पहले किसी बारट ईसोफेगस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो बारट ईसोफेगस जो है वो प्री कैंसरस है, एंड ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर एज वेल। तो स्लोली बार बार, क्योंकि हमारी फूड पाइप जो है वो मिकोजा इस तरह से खुदा ने नहीं बनाया कि वो एसिड को बर्दाश्त कर सके, तो बार बार वहाँ से एसिड जाता है, वहाँ से सोजिश होना शुरू होती है, सोजिश होती है, फिर वो रिकवर करता है, सोजिश होते 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 वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है वो गर्ड की होती है। पेशेंट्स बार बार कंप्लेन करते हैं कि रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे खांसी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो सारा एसिड निकलता है और आपकी सांस की नाली में जाता है। सीने में जलन अगर महसूस होती है रात के टाइम पे तो वो इसी वजह से ही है? हाँ जी, वो इसी वजह से है, क्योंकि एसिड ऊपर जा रहा है। आप फिर ऑब्वियसली जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं वो अच्छी डाइट तो ले नहीं रहे होते, वो डाइट भी फिर वैसी ले रहे होते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, बहुत ज़्यादा मसाले इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो ऊपर जाती है, वो जलन करती है, और कभी कभी वो रिफ्लक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो वापस आपकी सांस की नाली में जाता है, फिर आपको कफ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ फिर आपके जो है कभी कभी ये होता है कि आपका गला खराब रहना, कान का बंद रहना, नाक का बंद रहना, ये प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू कर देते हैं। और पेन बहुत ज़्यादा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें पेन रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आप कह रही हैं कि डाइजेशन ठीक नहीं होती है जो भी लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, दूसरा ये भी होता है कि खाना खाने के बाद जो आदत है हमारी कि हम फौरन रात को लेट जाते हैं, ये भी एक उसकी बुनियादी वजह है? ये भी है। ठीक है, क्योंकि जब आपका स्टमक फुल होता है तो उस टाइम पे आप जब लेटते हैं तो वो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर को जाता है, वो ऊपर को प्रेशर पड़ता है, तो वही आपका जो गेट है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग मोटे भी नहीं हैं उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि गर्ड हो रहा है हमें। रात को जब हम सुबह में उठते हैं तो मुंह में कड़वा पानी आया होता है या तकिए पे पानी गिरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं कि आप लेट जाते हैं या आप खाने के फौरन बाद पानी पी लेते हैं, तो वो जो आप एसिड स्टमक ने रिलीज किया आपकी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, वो फिर वो जो आपका काम स्टमक ने हाफ एन आवर में करना था वो 1 to 2 आवर्स पर शिफ्ट हो जाता है। फिर वो उतनी देर आपको वो प्रॉब्लम रहता है कि स्टमक खाली नहीं हुआ, मुझे गैस होना शुरू हो गई है, मुझे तेजाबियत हो रही है, मैंने खाना खा लिया, मुझे उल्टी क्यों नहीं आ रही है, उल्टी आ जाए तो मैं शायद बेहतर फील करूँ, ये कैफियत। तो एक हेल्दी रूटीन आप क्या समझती हैं कि खाना खाने के हमें कितनी देर बाद फिर लेटने के लिए जाना चाहिए? ऑलमोस्ट टेक अ हाफ आवर, कम से कम। हाँ, कम से कम हाफ आवर लें, फौरन लेटे नहीं। ठीक है, आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है, कमर टेक लगा के बैठ जाएं, लेकिन लेटे नहीं। ठीक है, तो वो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपके हार्ट वाइज भी आपको अफेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि स्टमक है, जब आप लेटते हैं सारा प्रेशर आपके हार्ट पे जा रहा होता है। ठीक है, फिर वही रिफ्लक्स और फिर क्रॉनिक कफ शुरू हो जाती है कि आपको लॉन्ग टर्म आप हर वक्त कफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम है। आप चेस्ट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, फिजिशियंस के पास जा रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम जो है वो आपका रिफ्लक्स का निकल रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये जो IBD है या IBS है, ये एक तो कैटेगोरिकली बताइएगा कि ये क्या है, इनका इलाज फिर किस तरह से किया जाता है? IBS इज ब्रेन और आपकी न्यूरोलॉजिकल थोड़ा सा ब्रेन से इम्पैक्ट हो रही होती है। जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है दैट इज IBD, दैट इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड इवन इट इन्वॉल्व्स स्मॉल इंटेस्टाइन, योर एसोफेगस एंड स्टमक एज वेल। ठीक है, तो IBS जो है इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। व्हेन आप जब सारी चीज़ें डायग्नोस कर लेते हैं, हर इन्वेस्टिगेट करके आपने एक ऑर्गेनिक कॉज रूल आउट कर लिया, देन यू लेबल द पेशेंट एज IBS। ठीक है, IBS में आपका थोड़ा सा आपकी फिजिक, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका स्ट्रेस ये इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ओबेसिटी भी इम्पैक्ट कर रही होती है। आप जितना ज़्यादा जंक फूड ले रहे होते हैं, आपका गट फ्लोरा जो अच्छे वाला बैक्टीरिया है आपकी गट का, वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जो गंदे वाला बैक्टीरिया वो ग्रो कर रहा होता है, उसकी वजह से फिर आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, या किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्योंकि गट स्लो डाउन हो रही है। जो उसकी नॉर्मल मोटिलिटी है कि उसने एक ये काम 2 घंटे में करना है, वो 10 घंटे में कर रही है, तो वहाँ रुक रुक के वो जाहिर सी बात है फाजिल मादा है, वहाँ रुक रुक के वहाँ पे बैक्टीरिया जनरेट हो रहे होते हैं, वो उसको गंदी चीज़ों में कन्वर्ट करें, गैस ज़्यादा, पेशेंट कंप्लेन करते हैं हमें फ्लैचुलेंस बहुत होती है, ब्लोटिंग रहती है।
ठीक है, हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, या हम जैसे खाना खा के हटते हैं हमें फ़ौरन से वॉशरूम भागना पड़ता है, ठीक है, वो रिफ्लक्स है आपके, क्योंकि गट आपकी नॉर्मल एक्ट नहीं करी, स्लो लेवल पे कोई बहुत सब थ्रेशोल्ड लेवल पे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, आपकी ओबेसिटी कर रही होती है। ठीक है, अच्छा एच पायलरी भी कोई बेदे से लिंक्ड ही कोई इशू है, इसको भी क्लियर कीजिएगा। एच पायलरी इज मोर रिलेटेड टू योर फूड। ठीक है, अगर आप अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं या आप अनहाइजीनिक गंदे हाथों से कुछ खा रहे हैं तो एच पायलरी आपके स्टमक में जाता है एंड इट कॉजेज कैंसर। दैट्स व्हाई इट्स रियली नेसेसरी कि आप इसकी ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ 14 डेज कोर्स, आप उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप सोर्स नहीं खत्म करेंगे जहां से वो आया है तो वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से अब हम मोटापे के शिकार अफराद की बात करें जो ओबेसिटी का शिकार हैं, उनके लिए फिर कौन सी ऐसी डाइट है जो वो लेनी चाहिए कि अगर उनके मैदे के या आंतों के मसाइल शुरू हो गए हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएं? ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कम करने हैं, फिर आप प्रोसेस्ड फूड आपने खत्म करनी है, वो खत्म करनी है, खत्म करना है, यानी कि कम करना है, कम नहीं, वो खत्म करनी है। आप सबको पता है प्रोसेस्ड फूड हम जो खा रहे हैं, हम कोला ड्रिंक्स वगैरह जो लेते हैं या हम कोई शुगरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो हमारी प्रोसेस्ड फूड में आती है, वो आपने कम करनी है। एक्सरसाइज शुरू करनी है और स्लोली ग्रेजुअली आपने वेट रिड्यूस करना है। वी नेवर रिकमेंड कि आप एक महीने में आए और आप कहें डॉक्टर साहब मैंने 20 किलो वजन कम कर लिया, तो नुकसान नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप अपने स्लोली से 4 to 5 kg लूज करें, उस डाइट पे लूज करें कि जिसको आप लाइफ लॉन्ग लेकर चल सकें। नहीं तो आप एक साल में आपने लूज कर लिया 20-30 kg, फिर आप अगले साल में फिर 40 kg गेन करके फिर आ गए, तो ये प्रॉब्लम होता है। हमेशा अपनी डाइट में जो चीज़ें आपको मोटा कर रही हैं उसको निकाल दें, ठीक है, घर का साफ सुथरा खाना खाएं, पोर्शन कंट्रोल करना शुरू करें, एक्सरसाइज शुरू करें। ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर द वेट लॉस विदाउट शुगर ऑब्वियसली तो ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग अगर लें, अगर आपको उससे थोड़ा सा स्टमक के इश्यूज नहीं होते, क्योंकि किसी को कैफीन के साथ प्रॉब्लम होती है तो आप ना लें, नींद भी खराब तो वो आप ना लें, लेकिन एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब कार्ब्स की आपने बात की है, तो गुड कार्ब्स भी तो हैं, गुड कार्ब्स भी तो ले सकते हैं। हाँ, गुड कार्ब्स हैं, जरूर है। हर चीज ये नहीं होता कि आप ये जो होता है कि आप फिर हम लोग कार्ब्स का सिर्फ सुन के बिल्कुल ही हर चीज कट कर देते हैं, और वो भी हमारी बॉडी के लिए ठीक है। आपके फ्रूट्स में कार्ब्स हैं, आप लें। इवन हम डायबिटिक्स को भी कार्ब्स बिल्कुल मना नहीं करते, हम कहते हैं कि आप अपना दिन में एक दरमियाने साइज का फ्रूट आप ले लें, ठीक है। बहुत हाई कंटेंट कार्ब्स जैसे आपकी खजूर है, केला है, इसमें है, आप अवॉइड कर लें। लेकिन आप एप्पल ले सकते हैं, आप पीच ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, एक लें। पोर्शन कंट्रोल, ये नहीं आप एक ही दफा बैठे और 4-4, 5-5 फ्रूट टिका गए हैं तो फिर तो नहीं। अच्छा ठीक है, अब मोटापे का शिकार जो अफराद हैं, आंतों के मसाइल हैं जिन्हें, वो फिर डाइट से और जिस तरह से आप मेडिकेशन बता रही हैं उसके थ्रू ही हल हो जाता है, या फिर कोई एक ऐसी स्टेज भी आती है कि वी हैव टू गो फॉर द सर्जरी? हाँ, पेशेंट मोस्टली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो एक दफ़ा सिस्टम आपका लूज हो गया, गेट लूज हुआ, उसको तो आप दोबारा नहीं ला सकते। लेकिन अगर वो देखें, वो आप फिर एंडोस्कोपिकली मेजर करते हैं कि वो कितना का गेट खुला हुआ है, कि वो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पेशेंट उससे बेहतर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए फिर सर्जरीज है, क्योंकि वही बात है कि अल्टीमेटली दैट कुड डेवलप इनटू कैंसर, तो फिर आपको उसके लिए सर्जरीज करानी पड़ती हैं। ठीक है, और दूसरा जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, ठीक है, आपको अपना खाना आपने नीट एंड क्लीन जरा कर लिया है, लेकिन एक्सरसाइज फिर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तमाम लोगों के लिए, ये मैं चाहूंगा आप जरूर बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सिर्फ हम डाइट भी कर लेते हैं तो ठीक है, एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपने जब एक्सरसाइज करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है, तो आपने अपना प्रोटीन मैस बढ़ाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट एक गलत है कि जो मोटा है सिर्फ उसने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाई इज एज बेनिफिशियल एज एवरीवन, तो आपने एक्सरसाइज हर एक ने करनी है। आप ठीक है, आप इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक 200 kg का या 150 kg का बंदा पहले दिन तो आधा घंटा पौना घंटा नहीं भाग सकता, आप 10 मिनट्स ले लें, 5 मिनट्स ले लें, ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज, हाँ ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज करें। और ना ही आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं एक महीने में या 10 दिन बाद अपने आप का वेट मेजर कर रहे हो, ना आप कहें कि ये हो मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, छोड़ो डाइट, छोड़ो एक्सरसाइज। नहीं, स्लो प्रोसेस है। ना आपने इतनी जल्दी गेन किया था कि आप ये नहीं था कि महीने के अंदर अंदर आप 65 किलो से 150 किलो पे आ गए थे, ना आप इतनी जल्दी लूज करें। बिल्कुल, तो स्लो है, ग्रेजुअल है, थोड़ी सी ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है कि हमें वी हैव टू डू दिस।
फॉर ओवर हेल्थ। तो इसलिए एक्सरसाइज शुरू करें, हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, यंग एज है, ओल्ड एज है, जो भी है, एवरीबडी नीड्स एक्सरसाइज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ वजन कम करने वाली भी कुछ अद्वियात हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनके हमने नाम सुने हैं, ये कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदेह है हमारे स्टमक के लिए, हमारी आंतों के लिए? देखिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स आएँ उसके। कुछ को आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ को नहीं आते। मोस्ट कॉमन ड्रग्स हम जो देते हैं उनमें स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी को नहीं होते। पेशेंट के टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि जब हम मेडिसिन कोई भी पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं वेट रिडक्शन के लिए, तो हम उनको जल्दी फॉलोअप पे बुलाते हैं, ताकि आप आइए हमारे पास, हमें देख लें, आपको ऑब्जर्व करें, कोई अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको टाइमली हम पे स्टॉप करके आपको नेक्स्ट ड्रग पे शिफ्ट करें। ऑप्शंस आर अवेलेबल, मेनी ऑप्शंस आर देयर। तो लेकिन आप आए, कंसल्ट करें, फिर उसको चले। ये नहीं कि हम साइड ने कह दिया, साथ वाले ने कह दिया मैंने ये खाई थी तो मैं मैं ठीक हो गया, अब तुम भी यही खा लो, तो नहीं। हर ड्रग हर एक के लिए नहीं होती, और साइड इफेक्ट्स आपको नहीं पता कि क्या आ रहे हैं। अल्टीमेटली आपको उस वक्त पता चले जब लॉस एक आपकी बॉडी में हो चुका हो। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो मोटापे का शिकार हो जाते हैं अफराद, जिनको फिर ये तमाम प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, कई लोगों को सिम्टम्स उस तरह से नहीं आ रहे होते हैं, कौन से ऐसे मेन सिम्टम्स हैं कि फिर उससे हम उसको रेक्टिफाई ज़रूर कर लें कि अब हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है? देखिए, अब आपको नहीं सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन आपको ये फील तो हो रहा है ना कि मुझे बार बार जो है वो बदहजमी रह रही है, या ब्लॉटिंग हो रही है, मुझे गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, या मेरा स्टूल जो है वो नॉर्मल नहीं आ रहा, या मुझे बहुत पतला आ रहा है, या मुझे बहुत सख्त आ रहा है, या मुझे 2 दिन बाद स्टूल आ रहा है, मैं वॉशरूम 2 दिन बाद जा रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद वॉशरूम जा रहा हूँ, या मैं जब वॉशरूम करता हूँ मुझे कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि हेमरॉइड्स, पाइल्स बन रहे हैं। तो ये सिम्टम्स तो अपेयर हो रहे होते हैं, और ऑब्वियसली आपको ओवरऑल अपना लुक देख के नजर आ रहा होता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं मोटा हो रहा हूँ। अब आप डिनाइल फेज में चले जाएं, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर आफिया मुनीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं रवां साल के इस दूसरे और आखिरी सूरज ग्रहण के हवाले से, जो कि 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब होने जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा मालूमात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर शुरू होगा और इसका उरूज रात 11:45 पर होगा। दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। ये सूरज ग्रहण जनूबी और शुमाली अमेरिका और अंटार्कटिका के इलाकों में नुमायां तौर पर देखा जा सकेगा, और ये ख़ास मौका है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो सितारों की जानिब मुतवज्जे हैं। महकमा मौसमियात के हवाले से भी कहना है कि सूरज ग्रहण का ये अमल रात 2:47 पर इख्तिताम पजीर होगा। तो अगर आप इन खित्तों में मौजूद हैं जहाँ ये सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा, तो आपके लिए यकीनी तौर पर ये एक शानदार मौका है, और आप इस हैरत अंगेज़ मंजर को अपने कैमरों में भी कैद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बहुत सी जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, वो इंटरनेट पर हमें दिखाई भी देती हैं। इस हवाले से ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इसके लिए खुसूसी ऐनक का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है, और बराह रास्त देखने से आँखों को नुकसान भी पहुँच सकता है। तो हिफाजती इक़दामात भी हमें करने चाहिए, और कुदरत का ये जो हैरत अंगेज़ कुदरती मंज़र है, इसका भी लुत्फ़ उठाना चाहिए। सूरज ग्रहण यकीनी तौर पर एक यादगार लम्हा होगा, ख़ास तौर पर साइंस और फल्कियात के शौकीन अफराद के लिए। तो इस तरह की जो मज़ीद मालूमात हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करते रहते हैं। आप भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले सूरज ग्रहण को देखने का। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे एक हैरत अंगेज़ और दिल दहला देने वाले कारनामे के हवाले से, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसकी वीडियो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। एस्टोनियन एथलीट हैं जो कि समंदर के ऊपर पैदल चलकर सबको हैरान कर रहे हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इंतहाई मुश्किल ये कारनामा है, यकीन मानिए कि जब आप नीचे देखते हैं तो फिर मंजर ही डिफरेंट है। इस हैरत अंगेज़ मुहिम की तफसीलात पर नज़र डालते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये शानदार कारनामा 32 साल एस्टोनियन एथलीट जॉन रोज ने अंजाम दिया है, जो कि इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जॉन रोज जो कि एक मारूफ रेड बुल एथलीट हैं, उन्होंने तुर्किया में गैर मामूली मुजाहरा किया है। उन्होंने आबनाए बॉस्फोरस के पार एक दिलकश स्लेक लाइन वॉक मुकम्मल की है, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। जॉन रोज ने 165 मीटर यानी तकरीबन 400 फीट की बुलंदी उस रस्सी पर 1074 मीटर यानी कि 1.74 किलोमीटर का फासला तय किया है। तकरीबन 1.25 किलोमीटर का ये फासला है जो उन्होंने इस रस्सी पर तय किया है, और ये सफ़र उन्हें समंदर के सैकड़ों फीट बुलंदी पर करना पड़ा है, जिसे देखकर लोगों के
होश उड़ गए हैं और यकीनी तौर पर होश उड़ने भी बनते हैं जिस तरह का जान जोखिम में डाल के उन्होंने अपना ये कारनामा सरअंजाम दिया है। जॉन ने अपने मखसूस रेड बुल गियर को पहनकर इस क्रॉस बर आज़मी सफ़र का आगाज़ किया जो कि न सिर्फ जिस्मानी कुव्वत बल्कि उनकी जहनी बर्दाश्त का भी इम्तहान था। साथ ही साथ अब उनकी बहादुरी की भी तारीफ़ करेंगे। इस तरह के कारनामे वो पहले भी सरअंजाम दे चुके हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है इस हवाले से। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो में हम जॉन रोज को स्लीक लाइन पर चलते हुए भी देख सकते हैं, जबकि वहाँ पर जो हुजूम है जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में है, उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल भी जॉन का किया है। उनकी महारत से वो महजूज भी हुए हैं। जॉन का इस हवाले से कहना था कि इस्तंबुल का जो मौसम है और हवा के हालात थे वो काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन यही वो चैलेंज था जो उन्हें मज़ीद पुरजोश भी बनाता है। जॉन रोज का ये कारनामा कोई पहला कारनामा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इससे पहले भी उन्होंने इटली की आबनाए मिसना को पैदल अबूर करने का भी शानदार मुजाहरा किया था, जहां उन्होंने नाकाबिले यकीन हद तक 3646 मीटर का फैसला तय किया, यानी तकरीबन 3.25 किलोमीटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी 80 मीटर में फिसल जाने की वजह से वो नया आलमी रिकॉर्ड बनाने से महरूम रह गए थे। जॉन रोज की इस हालिया कामयाबी ने न सिर्फ उनके जो फैंस हैं बल्कि पूरी दुनिया समेत ही सबको मुतासिर किया है और ये कारनामा उनका ये साबित करता है कि अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं, उस पर फोकस्ड हैं, जिस्मानी और जहनी पुख्तगी के ज़रिए हम किस तरह एक ये नाकाबिले यकीन काम ही है, नाकाबिले यकीन हद तक बुलंद मकाम भी हासिल कर सकते हैं। और ये कारनामा हमें यह सिखाता है कि जो भी ख्वाब आप देखते हैं उनको हकीकत में बदलने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है, अज़्म की ज़रूरत होती है। जॉन रोज के इस शानदार मुजाहरे ने यह बात ज़रूर साबित कर दी है कि हम सब में दुनिया को हैरान करने की ताकत कहीं ना कहीं मौजूद है। हमारी तरफ से भी जॉन को बहुत मुबारकबाद हो इस शानदार कामयाबी पर, जिस तरह से वो एडवेंचर करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी जो वीडियोज़ हैं वो फिर हम देखते हैं कि वो वायरल होती रहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये उनका कारनामा पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्तों के सिलसिले में तश्कील दिए गए बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। उनकी अदम मौजूदगी के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई थी। कल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत में पहुंचा, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम शामिल थे। मगर जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खत तहरीर किया, जिसे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालत में पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत में कहा गया है कि वो इस केस में शामिल नहीं हो सकते हैं और उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनका खत नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपीलों की समाअत वही बेंच करे जो इस मामले में पहले फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब की अदम मौजूदगी की सूरत में हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में शामिल हों। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जस्टिस मुनीब ने दोबारा शिरकत से इनकार किया तो बेंच की तश्कील 9 की जाएगी, मगर केस की समाअत कल भी होगी। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदालत के निज़ाम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा अदालती निज़ाम जमहूरी नहीं है और जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली लाने की भी ज़रूरत है। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं और वो आईनी अदालत बनाने का अज़्म रखते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि नजरसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है और इस मामले की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब ये होगा कि जस्टिस मुनीब अपनी राय अदालत में पेश करें। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आर्टिकल 63A की तशरीह का यह मामला है, आपके ख्याल में आर्टिकल 63A की तशरीह का जो हालिया फैसला होगा वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या असर डालेगा? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 63A का जिस वक्त फैसला आया था 2-2.5 साल पहले, वो उस वक्त भी मुतनाज़ फैसला जी, और उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत पर बहुत ही मनफी और मुज़र असरात मुरतब हुए, क्योंकि डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल हमारे आइन में मौजूद है। किसी को 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। वो जो 20-25 MPs थे, मेंबर्स ऑफ पंजाब असेंबली, उन पे न सिर्फ उनका वोट काउंट नहीं हुआ बल्कि उनको वो वोट डालने पर डिसीट भी किया गया। या तो वोट काउंट हो जाता, डिसीट हो जाते, या फिर जब वोट काउंट नहीं हो रहा तो डिसीट भी ना होते। तो बेसिकली ये क्रक्स है इस फैसले का। अब सूरत हाल असरात के हवाले से देखें ना,
पहले तासुर था कि अदलिया में जजेस सियासत करते हैं, अब तो खत पे खत जा रहा है। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखा, फिर चीफ जस्टिस ने खत लिखा, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा, अब फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। कल इन्होंने 2 खतूत लिखे। अगर हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान इतनी तवज्जो केस सुनने पे, समातें रखने पे और लोगों को इंसाफ फराहम करने पे इतनी तवज्जो और एनर्जी खर्च कर देते तो शायद ये 60,000 की पेंडेंसी भी ना होती। अब जो पर्टिकुलर बात है कि असरात क्या होंगे, देखें 63A मैं कह रहा हूँ मुतनादा था, और अभी भी जो इसके हवाले से फैसला होगा एक साइड उसको कबूल करेगी, एक साइड कबूल नहीं करेगी। अनफॉर्चुनेटली जजेस के फैसलों को उसी सियासी तकसीम के तनाजुर में देखा जाता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो खतूत लिख रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, ऑब्वियसली पीटीआई और पीटीआई के सपोर्टर्स उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनके हर एक्ट को, हर एक्शन को, हर सरगर्मी को वो वाह 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 करते हैं। दूसरी साइड जो है वो इन चीजों को अपने लिए, अपने सियासी मफादात के लिए एक कारी ज़र्ब समझती है। बुनियादी तौर पर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल बातें की, यानी इसमें कोई शक है कि जजेस की तकर्री का जो तरीका कार है वो इंतहाई फॉल्टी है। उसमें पार्लियामान का तो कोई किरदार नहीं इफ्तिखार चौधरी साहब ने बचने दिया था। वो जो जुडिशल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस आते थे वो उनको भर्ती कर लिया करते थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही चाह रहे हैं कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जब पास हो उसमें कम से कम जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन हो और साथ उसके अरकान पार्लियामेंट भी उतनी ही पावर रखते हों जितना जुडिशल कमीशन के दीगर अरकान हो। तो इस तरह से मुंतखब नुमाइंदों की इनपुट भी आएगी और फिर जो स्टेक होल्डर हैं अदलिया के हवाले से उनकी इनपुट भी आएगी। लिहाजा आईनी तरमीम जैसे बिलावल कह रहे हैं आज पास हों, कल पास हों। ठीक है बराचा साहब, बिलावल की स्टेटमेंट पर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये चाहूंगा आप एक इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिएगा कि अभी जो हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं जजेस की तकसीम के हवाले से अगर हम बात कर लें, एक दूसरे के फैसले पसंद नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के बनाए हुए बेंचेस में जाने का कभी कोई मना कर देता है, कभी कोई एतराज उठा देता है कि मुझे इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब आम आवाम ये नहीं सोचेगी कि जजेस आपस में अगर बात करने के रवादार नहीं हैं तो हमारे मसले किस तरह से हल करेंगे? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो तासुर था एक अदलिया के हवाले से पहले वो अब तकवीयत पकड़ गया इन्हीं के अपने एक्ट्स की वजह से। मसलन खतूत लिख रहे हैं जजेस, तो हमने सुना था कि जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते, लेकिन यहाँ एक लामुतनाई सिलसिला है खतूत लिखने का। आपस में बात नहीं करते, लेकिन किसी जज की सास जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है, किसी जज की का दामाद इन्फ्लुएंस कर रहा होता था। आपस में बात नहीं कर रहे, न करें खैर है, लेकिन कम से कम ये जो तनाज़ा शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एक पाकिस्तान का आईनी इदारा बदनाम होता है या उस पे हर्फ आता है, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अपने ही इदारे पर हर्फ आने की बजाय कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे इदारे की नेक नामी हो। हम अभी जस्टिस मुनीर 1950 का फैसला था, आखिर क्या बात है कि हर साल, हर दूसरे साल, हर तीसरे साल, हर दूसरे महीने, हर छठे महीने फिर जस्टिस मुनीर के बदनाम ज़माना फैसले की जो याद ताज़ा हो जाती है। क्या हमारी अदलिया को इन चीज़ों का इल्म नहीं है? क्या हमारे जजेस साहिबान को इन चीज़ों का इल्म नहीं है कि बड़ा बहुत मनफी तासुर जा रहा है अवाम में? पार्लियामान को अख्तियारात पार्लियामान इसलिए है कि लोग मुंतखब करके भेजते हैं, बाकी जितने लोग भी हैं वो सब तनख्वाहदार हैं, वो लोगों के टैक्सों से उनकी तनख्वाहें आती हैं, वो किसी बड़े मनसब पे हों या छोटे मनसब पे हों। सुप्रीमेसी पार्लियामान की है, पार्लियामान के फैसलों को अमल दरामद करना है अदलिया ने। तशरीह की 63A की वो फॉल्टी निकली, पूरे मुल्क में ये इत्तफाक राय है कि गलत तशरीह थी। सुप्रीम कोर्ट को आइन लिखने का अख्तियार नहीं है, अख्तियार पार्लियामान के पास है। इसी वजह से ये रिव्यू लगा हुआ है और इस रिव्यू का जो भी फैसला होगा देखते हैं। फिर हम तो प्री जज नहीं किया करते अदलिया की जजमेंट्स को,
क्या नजर आता है, क्या सामने आता है। ठीक है, तो आपके ख्याल में अभी जब मौजूदा अदालती निज़ाम को आप देख रहे हैं, ये वाकई जमहूरी है या इसमें इस्लाहात की भी ज़रूरत है? जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी की बात करें, वो अपने बयानी के ज़रिए अदलिया में इस्लाहात के लिए आपको लगता है कि वो भी सही समत में जा रहे हैं इस वक्त? देखें, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल इस्लाहात की तो हमेशा जरूरत होती है। ये कोई स्टैटिक सोसाइटी तो नहीं है, स्टैग्नेंट तो है नहीं। इसमें ज़रूरियात और वक्त के मुताबिक इस्लाहात हमेशा रहती हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपने बात की कि अदलिया का सिलेक्शन, जजेस की तैनाती जमहूरी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। यानी जुडिशल कमीशन बना हुआ है, जुडिशल कमीशन हेडेड बाय एनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसमें फिर लॉ सेक्रेटरी, फिर 4 जजेस जो चीफ जस्टिस के अपने डिजिग्नेटेड हैं, वो सारे हैं। तो उसमें पार्लिमान की कमेटी का असर रहने नहीं दिया गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब ये 19वीं तरमीम मंजूर करवाई, ये तो कह सकते हैं कि अदलिया ने अपने गन पॉइंट पे ये मंजूर करवाई थी। पार्लिमान को बांध के रख दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि अवाम के बारे में, मुल्क के बारे में फैसले करें और उसमें अवामी राय ना हो? इसलिए पार्लिमान का किरदार या पार्लिमानी कमेटी को जुडिशल कमीशन के साथ मिलाकर एक मुतफिका पावरफुल बॉडी का अभी तजवीज है, जिसको पीपल्स पार्टी तो खैर 2006 से ही मिसाक जमहूरियत में ये चीजें वादे कर चुकी है और बार बार करती रही है। इवन 18वीं तरमीम में ये थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी खुद ताकत के नशे में मस्त थे, तो उन्होंने 19वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए पार्लिमान को हॉस्टेज रखा, गवर्नमेंट को हॉस्टेज बनाया और फिर 19 तरमीम मंजूर हुई, जिसमें पार्लिमान को जजेस की तैनाती से निकाल दिया गया। इस वक्त तो मुंतखब नुमाइंदा का कोई किरदार नहीं है। जो पसंद नापसंद, जिसे बिलावल भुट्टो दरदारी कह रहे थे कुछ दिन पहले के जिसकी रिश्तेदारी हो वही जज बनेगा, वरना कोई जज बन नहीं सकता। तो ये लेकुनास हैं, इनको तो रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और चूंकि ये अदलिया की तकर्रर, अदलिया की एज, सारा कुछ आइन के में लिखा है, तो आइनी तरामीम ही चाहिए इसके लिए, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत। अच्छा, आइनी तरामीम के हवाले से भी 2 तिहाई अक्सरियत की भी आप बात करें। बिलावल ने भी ये कहा है कि ये कल हो जाए, परसों हो जाए, ये हम करके रहेंगे। जितनी जल्दी होगा हमें ये आइनसाजी करनी है, ये हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मौलाना फजलुर रहमान अभी ऑन बोर्ड नहीं है, आपको लगता है इन फ्यूचर उनका ऑन बोर्ड आना कितना जरूरी है? खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फरमाया, हम कुछ लोग मिले थे एंकर पर्सन और उसमें मैं भी शामिल था, बाकी भी सीनियर कॉलीग्स थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो कहा कि वो आइनी तरामीम के हामी हैं, लेकिन वो 2 चीजों पे उनका था कि एक तो ये पब्लिक किया जाए कि ये क्या चीजें आ रही हैं। पार्लिमान बार बार वो कह रहे थे कि रात को पास करवाने के लिए हुकूमती नुमाइंदे आए या दीगर लोग आए और एक ऐसी चीज पास करवाने के लिए आए जिसके बारे में किसी को इल्म भी नहीं था। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक एतराज था कि ये किसी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, किसी खास शख्सियत के अराउंड ये तरामीम नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने तो मिलिट्री, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की भी हमायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सनसेट क्लॉज लगा दी जाए। सनसेट क्लॉज का मतलब है कि 1-2 साल का टाइम हो और आइन में लिखा होगा कि जिस दिन से मिलिट्री कोर्ट्स फंक्शनल होंगी तो उसके साल, 2 साल, 3 साल के बाद उसी डेट को वो एक्सपायर हो जाएंगी, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। तो मौलाना साहब तो इन तरामीम के हवाले से यहाँ तक एग्री हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक बयान पेशावर वाला तो हम देखते हैं, पार्लियामान के अंदर उन्होंने कहा था 45 की हुकूमत हो या ये 47 की हो, अब इसी से मामला तय होने हैं। तो इसलिए जब पीपल्स पार्टी के लोग मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं जाकर और फिर वहां पर इत्तफाक राय होता है कि आप अपना ड्राफ्ट तैयार करें, हम अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं या कर बैठे हैं, फिर हम बैठ के मुशावरत करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी आईनी तरमीम का एक मुत्तफिका ड्राफ्ट तैयार हो जाए। तो जब यहाँ तक बातें हो रही हैं मुत्तफिका ड्राफ्ट तैयार करने की, तो फिर तो मौलाना साहब की विलिंगनेस को इन तरामीम के हवाले से हमें
किसी शकूक व शुबात का शिकार नहीं है। लेकिन फिर जब उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं तो आपको लगता है कि फिर जो हवा का रुख है इस वक्त, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अब जो फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान को डिफेंड करते दिखाई देते हैं, उनकी तारीफें करते दिखाई देते हैं, तो साथ साथ वो भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, उसको भी साथ बरकरार रखना चाह रहे हैं, और फिर बैकडोर हुकूमत से भी ये तमाम बातें चल रही हैं। नहीं, बैकडोर तो नहीं हो रहा, सबके सामने ही हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बैकडोर पे क्यों जाएंगे जब सामने बैठ के वो बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो पीटीआई से बात कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी से बात कर रहे हैं, वो वजीर आजम से बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जो इस वक्त पोजीशन है, उनको बैकडोर बातें करने की जरूरत ही नहीं है। वो मरकजियत हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान की सियासत। यानी अगर किसी ने तरामीम रुकवानी है तो वो मौलाना साहब के बगैर नहीं रुकवा सकते, और जिन्होंने पास करनी है तो वो भी मौलाना के बगैर नहीं रहमान साहब के बगैर पास नहीं कर सकते। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें होती हैं, मौलाना साहब एक सियासी रहनुमा है, ये मामलात को, सियासी मामलात को एक महीने की डेवलपमेंट्स में बंद नहीं किया जा सकता। सियासी डेवलपमेंट्स का एक तवील बैकग्राउंड होता है। मौलाना साहब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की बात भी तो कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारे सूबे में यानी नेसेसरली खैबर पख्तूनख्वा में हुल्लड़बाजी की गई है। तो इसलिए चीजें कनेक्टेड होती हैं। आइसोलेशन में एक चीज को एक डब्बे में बंद करके देखने से पूरा कॉन्टेक्स्ट सियासी समझ नहीं आता या किसी की बात समझ नहीं आती। मौलाना साहब को मैं फिर कहूंगा, कोई बैकडोर बातें नहीं कर रहे, वो खुलेआम बातें कर रहे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और अहम मामला भी है, सैलाब मुतासरीन के हवाले से भी बिलावल भुट्टो जिस तरह से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं इक़दामात पर, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम किए गए वो काफ़ी हैं, मजीद कुछ करने की भी ज़रूरत है? 2022 में सैलाब आया था, 2024 ख़त्म होने जा रहा है, अभी भी उन लोगों के जब हम हालात देखते हैं तो वो बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। देखें, अगर एक भी फैमिली शेल्टरलेस है, एक भी खानदान या बच्चे जो हैं वो खुले आसमान तले रात को सोना पड़ता है, उनका घर नहीं है, तो ये अभी काम तो खत्म नहीं हुआ। और खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी कल जब कह रहे थे कि बाहर की एजेंसीज ने या ममालिक ने, डेवलपमेंट एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अगर फंड दिए हैं सैलाब के लिए तो वफाक ने अपने पास क्यों रखे हुए? वो क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे उन लोगों तक जो सिंध में है, जो बलूचिस्तान में है, या जो जनूबी पंजाब में? ये रियासत की जिम्मेदारी है। हम सारी बातें सियासत की कर जाते हैं, लेकिन जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों की जिंदगी को आसान बनाना, अब वही बात कल बिलावल भुट्टो जरदारी कर गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध में बहुत काम किया उन्होंने, घर बनाकर लोगों को दिए, जो झोंपड़ों में रहने वाले थे उनको, यानी कोई बहुत बड़े महल नहीं बना के दिए, लेकिन वो जो एक होता है कि सर छुपाने की जगह, वो तो फराहम कर दी। इसी तरह बलूचिस्तान तो इक्वली वर्स्ट अफेक्टेड था 2022 के सैलाब से। अगर वहां लोग मौजूद हैं जो कि नेसेसरली हैं मुतासरीन, अभी तक उनको न कंपनसेशन मिली न शेल्टर मिला, तो जब तक एक भी खानदान बगैर शेल्टर के बैठा है उस वक्त तक तो जिम्मेदारी सब की है, आप और मेरी, पूरी रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम की जिम्मेदारी भी। ठीक है। अच्छा पराशर साहब, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन से, और ये बात बड़े अरसे से की जा रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा तो फिर मुआशी सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं हो सकेगी। फिर भी हम देख रहे हैं हुकूमत हमें कहीं ना कहीं डिलीवर करती हुई दिखाई दे रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से ऐलान कर चुकी है कि मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में एहतजाज करने वो जा रहे हैं, और पंजाब हुकूमत ने इसी के पेश नज़र मियाँ वाली में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। ये मामला आपको लगता है किस तरह से ठीक होंगे? सियासी बहरान का ये जो पस मंजर है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल फिर किस तरह से बेहतर होगी? इसमें कोई बेहतरी मुमकिन आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि पीटीआई तो अब एहतजाज की सियासत की तरफ जा रही है। 5 अक्टूबर को वो कह रहे हैं कि लाहौर भी आएंगे, मीनार पाकिस्तान पे भी एहतजाज करेंगे आके। नॉर्मल हालात में सियासी एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल हालात में, नॉर्मल सियासी माहौल में इस पर तो कोई कदगन नहीं है और ना कदगन लगाई जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो माशी सूरत हाल का आपने लिंक किया, देखें 7 अरब डॉलर पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से मंजूर हो चुके, जिसमें $1.2 बिलियन ट्रांसफर भी हो चुके।
महंगाई कम हो रही है, गुज़श्ता रात भी पेट्रोल की प्राइस कम की गई। इसी तरह से जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब, यूएई, चीन, उनके एतमाद की बहाली से ही उन्होंने तामन किया, जिससे IMF का ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ। तो आखिर क्या वजह है कि जैसे मईशत के बारे में अच्छी खबरें आना शुरू होती हैं, बाहर के पार्टनर पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं और अंदर से भी इंडिकेटर्स अच्छे आते हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान ने डिफॉल्ट नहीं किया जिस तरह ये ख्वाहिश थी लोगों की। फिर ये भी ख्वाहिश थी, जलसों में कहा जाता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बन जाएगा, तो पाकिस्तान श्रीलंका भी नहीं बना। तो अब इस सारे तनादुर में जैसे इकानमी से अच्छी खबरें आती हैं, सियासी माहौल को खास तौर पर PTI जो है वो एहतजाज की तरफ, जलसों की तरफ ले जाती है। तो आखिर क्या लिंक है कि जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे को अच्छी खबर आएगी, उधर से एहतजाज को इंटेंसिफाई करने की बात की जाएगी। ये हमें सोचना है, पाकिस्तान के लोगों को सोचना है, और खुद जो एजिटेशन या इंतशार की बात करते हैं उनको भी सोचना है कि आखिर क्यों वो मुल्क की मुआशी तरक्की को सस्टेनेबल बनाने में रुकावटें पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि पिंडी का जी प्लीज जी कंटिन्यू कीजिएगा। अब हमने पिंडी का एहतजाज भी देख लिया, हमने लाहौर का जलसा भी देख लिया, हमने यहाँ इस्लामाबाद संगजानी का जलसा भी देख लिया जी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के, अपना पैगाम पहुंचाने के, वो तो आपका सोशल मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी रात को जितने टॉक शोज हैं, हर चैनल के 3-3 टॉक शोज हैं, आपके नुमाइंदे बैठे होते हैं, तो आपकी आवाज तो पहुंच रही है। बाकी कोई हिडन एजेंडा है तो वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अच्छा आपके ख्याल में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर जो एहतजाज की इस वक्त सियासत की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी एहतजाज किया जाएगा, मुख्तलिफ शहरों में भी जाएंगे। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, उनके दरमियान जो सियासी इत्तेहाद है वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस वक्त कि वो इनकाउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को? PTI कहती थी कि खान साहब रेड लाइन है, इनको हाथ लगाया गया तो इनको जिसने जुर्रत की इनको जेल में रखने की, बल्कि 8 सितंबर को तो अली अमीन खान गंडापुर ने भी कहा था कि 15 दिनों में हम छुड़ा लेंगे, तो वो कितने दिन गुजर गए। या रेड लाइन के हवाले से जो नारेबाजी की जाती थी उसका अभी क्या हुआ? खान साहब तो अंदर ही है। ये कहते थे कि हमारी सीटें जो हैं वो हमारी सीटें अभी तक तो नहीं मिली। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलिटिको लीगल मैटर्स हैं उनका हल भी लीगल अंदाज में है, अदालती जो मामलात हैं उनका हल भी अदालती मामलात में। पार्लियामान का हक नहीं, पार्लियामान का अख्तियार है तरामीम करना। पार्लियामान का मकसद ही कानून साजी यानी लेजिस्लेशन, आइन में तरामीम है। पार्लियामान का अख्तियार खुद खान साहब कहा करते थे ये गलियां बनाना, महल्ले की सड़कें बनाना नहीं है। तो पार्लियामान का अख्तियार है वो तरामीम करे, पार्लियामान का अख्तियार है वो कानून साजी करे। जिनको उस मुजव्वजा कानून साजी या आईनी तरामीम में एतराज है वो पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें, अपनी अक्सरियत शो करें। 2/3 तो इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। आपने गिनना है, अंदाजे नहीं लगाने के अच्छा उधर ज्यादा नजर आ रहे हैं तो वो उनके हक में। नो, ये 2/3 मेजॉरिटी कौमी असेंबली में 224 नंबर गिने जाएंगे, इसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में 64 गिने जाएंगे जी। और ये ज्वाइंट सेशन में भी आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हर ऐवान में यानी सेनेट में और कौमी असेंबली में अलग-अलग 2/3 मेजॉरिटी से पास होगी तब तरमीम होगी। तो अगर किसी कोई रोकना चाह रहा है या किसी की ख्वाहिश है रोका जाए तो वो पार्लियामान फोरम है, वो मियाँ वाली, भावलपुर, मुल्तान या लाहौर की गलियां, मोहल्ले, शाहराएं ब्लॉक करने में नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन से। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अहम खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63 है नज़रसानी दरख्वास्तों के फैसले के हवाले से, जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच पर शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की कमेटी इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच, हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, ये सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट जरा ये बताते हैं कि 9 बजे सुप्रीम कोर्ट की इस इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल जो 2 अरकान थे वो इस इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह दूसरे इजलास में भी आज भी शरीक नहीं हुए। 23 सितंबर को होने वाले इजलास में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की थी। आज जो कमेटी के सामने एजेंडा था उसके मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह बेंच में एक नए जज को शामिल किया गया है। और जरा ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस नईम अफगान का नाम तजवीज़ किया, जिसके बाद जस्टिस नईम अफगान को अक्सरियती बुनियाद पर कमेटी ने 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है। जस्टिस नईम अफगान जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में रिप्लेस करेंगे। आर्टिकल 63A के खिलाफ जो नजरसानी दरखास्तें हैं वो आज दिन 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। गुज़श्ता रोज भी इस केस की जो समाअत थी वो जस्टिस मुनीब अख्तर की अदम मौजूदगी के बायस मुकम्मल नहीं हो सकी थी। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने बेंच में शमूलियत के हवाले से मामला एक बार उनके सामने रखें। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस मुनीब अख्तर का एक और खत कल सामने आया था, जिसके बाद ये ज़राए सुप्रीम कोर्ट से ये खबर सामने आई थी कि सुबह इस इंतजामी कमेटी का इजलास होगा और जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह मुमकिन तौर पे किसी नए जज को बेंच में शामिल किया जाएगा। और अब ज़राए ये बताते हैं कि जस्टिस नईम अफगान को इस 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल किया गया है, जो आज दिन 11:30 बजे आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्तों की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि शिकस्त के बाद टीम में तब्दीलियां करना आसान है, लेकिन टीम को आगे जाना है तो खिलाड़ियों को बैक करना होगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पाकिस्तान टीम से खेलना जहां एक बहुत बड़ा एजाज़ है, वहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बातों को सामने रखें तो फिर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है और जिम्मेदारी की कदर भी है। प्रेशर की वजह से वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेल ख़राब उनका हुआ हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ का वक्त पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ के नताइज थे वो यकीनी तौर पर अच्छे नहीं आए। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में कई बार हमें बरतरी मिली, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि टीम को बनाने के लिए खिलाड़ियों को बैक करना होता है। शिकस्त के बाद तब्दीलियां करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें आगे जाना है तो फिर खिलाड़ियों को भी बैक करना होगा। खिलाड़ियों का शिकस्त का यकीनी तौर पर अफसोस है, खिलाड़ी अच्छे नताइज भी देना चाहते हैं। शान मसूद ने कहा कि चैंपियंस वनडे कप में अच्छी तैयारी हुई है, चैंपियंस कप से फिटनेस का भी इल्म हुआ है और कप्तान के तौर पर जब टीम हारती है तो यकीनी तौर पर उन्हें भी बुरा लगता है। उन्होंने कहा कि आइडियल आगाज़ नहीं हुआ, जब हारते हैं तो एहतसाब भी होता है। बांग्लादेश के खिलाफ भी काफ़ी गलतियाँ की हैं जिनसे सीखना होगा। रेड बॉल के लिए जहनी और जिस्मानी जो फिटनेस है उसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी फिजिकल और मेंटल कंडीशन दुनिया की दूसरी टीमों की तरह होनी चाहिए। आमिर जमाल के हवाले से उन्होंने कहा कि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस को देखते हुए फिलहाल एक टेस्ट के लिए टीम बनाई गई है। रिजवान के बाद अगर कोई विकेट कीपर है तो वो सरफराज है और सरफराज फौरी तौर पर दस्तयाब होते हैं। नौजवान विकेट कीपर के लिए भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी अपनाई जा रही है। विकेट कीपिंग के साथ साथ ओपनिंग पर भी काम किया जा रहा है। कौमी टीम के टेस्ट कप्तान का ये कहना था कि बाबर आजम दुनिया के टॉप बैटर हैं और वो आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। बाबर शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबर आजम ही नहीं बल्कि सबको बैक करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। समी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शान मसूद कह रहे हैं कि अगर हम हार भी जाते हैं तो बैक करने की ज़रूरत है, बट ये जो बैक करने का सिलसिला आपको लगता है कि कितना लंबा चलना चाहिए? एशिया कप से देखा हमारी टीम का जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हारने के नताइज हमने फिर वो भी देखा, वो भी सामने आ चुके हैं। इंग्लैंड की जो टीम है वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान पहुँचने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट टीम है जो ये टेस्ट मैच होने जा रहा है, और जिस तर्ज की क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेलती है आपको लगता है पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन जिस तरह की टीम इंग्लैंड की है और जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले चंद सालों में, इवन टेस्ट क्रिकेट जैसी वो खेल रहे हैं,
तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हमारी टीम को एक दफा फिर बहुत टफ टाइम मिलने को जा रहा है। जहां तक आपने बात की बैक करने की, तो मेरा ख्याल है कि ये खिलाड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और या चेयरमैन के सामने बैठते हैं या मीडिया को फेस करते हैं, तब ये एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं। अदरवाइज तो जो टीम के अंदर के हालात हैं वो आपको पता है। चांद मसूद बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो अगर वो कप्तान ना हो इस वक्त तो शायद उनकी टीम में जगह भी नहीं बनती है। लेकिन चूंकि अब एक मजबूरी है और एक कप्तान उनको बनाया गया है और मीडिया के सामने आना होता है, बात करनी होती है, तो ये वो वैसी लफाजी है या ये वैसी बातें हैं जो हर कप्तान ऐसी सिचुएशन में मीडिया के साथ करता है। लेकिन जो असल मसाइल हैं उसकी तरफ ना क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो है और ना मेरे ख्याल में इनकी तवज्जो है, जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है समी, आप किस तरह से देख रहे हैं? शान मसूद भी ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को बैक करने की जरूरत है। नो डाउट हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना है ताकि वो दोबारा से अच्छा परफॉर्म कर सकें, लेकिन आप समझते हैं कि कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि अगर एक प्लेयर को हम इतनी सीरीज खिला चुके हैं, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज, एक वर्ल्ड कप हार गए, दूसरा वर्ल्ड कप हार गए, उसके बाद भी मौका देना बनता है? इस तरह का क्राइटेरिया पहले बना हुआ है या अब बनना चाहिए? देखिए यही तो समझ नहीं आती ना। आपने कहा कि हम जो है चैंपियंस कप करवा रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्युएट करेंगे, अगरचे वो वाइट बॉल क्रिकेट थी और यहाँ पे आप रेड बॉल की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जो उसके परफॉर्मर्स हैं वो उसी तरह बैठे हुए हैं और आप अपने उन्हीं पुराने साथियों के साथ जो है जा रहे हैं इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलने के लिए। हम ये नहीं कहते कि सारी तब्दीलियां होती है, पूरा स्क्वाड चेंज किया जाए, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जहां जहां आपकी कमजोरियां हैं उसको ठीक किया जाना चाहिए। जैसे आप देखें पेशावर से ताल्लुक रखने वाले साजिद खान, जो पाकिस्तान में जितने अवेलेबल ऑफ स्पिनर्स हैं उनमें वो बेहतर थे, उनको चैंपियंस कप से दूर रखा गया और जिस वक्त वो आए फाइनल में उन्होंने न सिर्फ परफॉर्मेंस से मुतासिर किया, लोगों को आउट भी किए, मैन ऑफ द मैच भी करार पाए, उनको दूर रखा गया हुआ है। इधर फुकदान है आपके पास अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स का, तो ये समझ नहीं आती कि ये क्या क्राइटेरिया है। फिर आप जब क्रिकेट बोर्ड में उनको बुला के बिठाते हैं, आप सीनियर प्लेयर्स के साथ कुछ जूनियर जिन्होंने बिगाड़ पैदा किया है आप उन्हीं को बिठा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं जी आप बताएं कि क्या बेहतर किया जा सकता है कैसे। तो ये कुछ चीजें जो हैं ये समझ से बाहर है। ठीक है। अच्छा सभी, एक के बाद एक शिकस्त पाकिस्तानी टीम को देखनी पड़ रही है। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हमारे हैं, एशिया कप हमारे, वनडे वर्ल्ड कप हमारे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हम हार गए हैं, न्यूजीलैंड से सीरीज हम हारे हैं, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हमारे हैं। इतनी जब शिकस्त होती है उसके बाद खिलाड़ियों की जहनी हालत को बहाल करने के लिए भी कोई इकदाम किए जाते हैं, कोई काउंसलिंग होती है या नहीं होती? देखिए दुनिया भर में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीजें दुनिया से मुख्तलिफ होती हैं। हमारे यहाँ तो वैसे चेयरमैन नहीं होते जैसे दुनिया भर में है, हमारी वो पॉलिसीज नहीं होती जैसे दुनिया भर में है। दुनिया भर में कहीं ये नहीं होता कि आप खिलाड़ियों को बिठाएं और उनसे पूछें जिनमें से कुछ खुद खराबी का बायस है और आप उनको बिठा के पूछें कि जी आप बताएं कैसे बेहतरी लाई जाए, या खिलाड़ियों से ही पूछा जाए कि यार आप बताएं क्रिकेट बोर्ड को कैसे चलाना है। तो ऐसी चीजें हमारे यहाँ तो कुछ अनहोनी होती हैं। और मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले वो लोग वो हों जिन्होंने क्रिकेट खेली हो या क्रिकेट कराई हो, जिनको समझ हो, तो वो ये चीजें कर सकते हैं। आप हर थोड़े अरसे बाद जो है किसी टेस्ट क्रिकेटर को ले आते हैं, उसका कुछ जाती इंटरेस्ट होता है, बीच में कुछ अरसे बाद वो साइड पे होता है, वो पॉलिसी उधर की रह जाती है, फिर दूसरा आ जाता है, थोड़े अरसे बाद दूसरा आ जाता है। इन चीजों से तो आप ना कंसिस्टेंसी आएगी और ना टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ठीक है, तो समी आपकी नजर में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में? अगर हम इस वक्त सबसे बड़े चैलेंज की बात करें, आपकी नजर में वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि जो आपकी टीम का मोरल डाउन है और जहां आप एक गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, उधर से टीम को निकालना है, उनको जो है खड़ा करना है अपने पांव पर। फिर आप ये ख्वाब देखें कि आप दुनिया की बड़ी टीमों को शिकस्त देंगे। पहले तो उस मोरल को उठाना है और साथ साथ जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज हैं
और फिर खिलाड़ियों के जो अंदर के आपस के मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को सख्ती करनी चाहिए, जो लोग इस इंतशार का बाइस बनते हैं उनको साइड पे करना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। अगरचे कोई स्टार भी है लेकिन वो गलत काम कर रहा है, आप कुछ अरसे के लिए उसको साइड पे करें, एक मिसाल कायम करें, लोगों को पता चले कि हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो नहीं देनी बल्कि मुल्क को कौम के लिए खेलना है। तो ये एक बड़ा मसला है। फिर उसके बाद जो अहम मसला है वो क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी, उसकी कंसिस्टेंसी होना। अगर आप एक मैनेजमेंट लाए हैं तो उसको कुछ ऐसा चलना चाहिए, वो पॉलिसीज लेके चलें ताकि खिलाड़ियों को भी पता हो, मैनेजमेंट को भी पता हो, नीचे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको भी पता हो, इवन कोचेस को पता हो कि क्या पॉलिसी है, किसके ऊपर जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं कैसे गुलकार से जिनसे मिलकर मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद शाहिर, 10 साल के हैं और कमाल की सिंगिंग कर रहे हैं, कमाल का हारमोनियम बजा रहे हैं। मैं देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और मैं चाहूँगा आपकी मुलाकात हम उनसे कराते हैं। शाहिर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। शाहिर, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने इतनी छोटी एज में क्यों ले ली? शौक था मुझे भी, मेरे पापा को भी। ठीक है, और कब से शौक था आपको? मुझे साल पहले ही हुआ है। अभी आप 10 साल के हो चुके हैं और 1 साल से आप सिंगिंग कर रहे हैं जी। तो 1 साल में आपने सीख लिया हारमोनियम बजाना? कैसे, मतलब कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है दिन में? क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है ये। कभी कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी 1-2 घंटे हो जाती है, कभी कभी फिर 4-5 घंटे। ठीक है, तो आपके जो फादर हैं वो आपकी हेल्प करते हैं या प्रॉपर कोई टीचर हैं जो कि आपको सिखाते हैं? मेरे फादर ही मुझे सिखाते हैं। वही सिखाते हैं जी। तो उन्हें म्यूजिक का शौक था या म्यूजिक से उनकी भी, वो भी गाते हैं? जी, उन्हें भी म्यूजिक का शौक था पर गाते नहीं है और अब वो चाह रहे हैं कि आप जरा इसको लेकर चलें। ठीक है, तो चले पहले आपसे कुछ सुन लेते हैं, मजीद बातें भी करते हैं। क्या सुनाएंगे आज आप? मैं एक कलाम है उठ शाह हुसैना। जी जरूर। उठ शाह हुसैना वेख ले सी बदली बैठे पेस, साड़ी जिंद न माणी कूक दी असी रुल गए विच परदेस। उठ शाह हुसैना वेख ले सी बदली बैठे पेस, साड़ी जिंद न माणी कूक दी असी रुल गए विच परदेस। साडा हरदम जी कुरलाम साडी मीर वगावे असा जिंदी जानी मर गए। साडा मध होया वक्त सानू सप समेत डंग दा, सानू पल पल चढ़दा ज़ै साडे अंदर बेल खौफ दे ते जंगल बन गए शहर। असा शोक गमां विच डुबदे साडी रुड़ गई नो पतवार, साडे बोलण ते पाबंदियां साडे सिर लटके तलवार। असा नैना देख गेड़ के किती बदतर दिल दी भो, ए बंजर रही न माणनी सुन सज्जन तेरी सौ। असा उतू शांत जाप दे साडे अंदर लगी जंग, सानू चुप चुपीते वेख के पयाखण लोग मलंग। शाह हुसैना वेख ले असी बदली बैठे पेस, साडी जिंद न माणी कूक दी असी रुल गए विच परदेस। क्या बात है, खूबसूरत। तो ये किस तरह से आपने सीखा, जिस तरह से इतनी छोटी सी एज में ये सारे कलाम याद करना भी बड़ा मुश्किल है। पहले मुझे बताएं किस शहर से आपका ताल्लुक है? जी, किस शहर से ताल्लुक है आपका? लैया से। लैया से, ठीक है। और क्या वहाँ पर लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, उर्दू पंजाबी या मिक्स कोई? वहाँ पे सराइकी सबसे सराइकी बोली जाती है, ठीक है। तो ये किस तरह से फिर याद किया इतनी छोटी सी एज में और उसके साथ साथ स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी।
और कि फिर कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, आपको रियाज भी करना है, अपने गले का भी ख्याल रखना है, ये तमाम कलाम हैं या जो भी सिंगिंग है उसको भी आपने याद रखना है। जी पापा कराते हैं तो हम अच्छा कई घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हो जाता है। ठीक है। और फैमिली में और भी कोई है जिसको म्यूजिक का शौक है? जी। किसे? सिस्टर। तो वो भी गाती हैं, सिखाती हैं आपको? मैं उनको ज्यादातर सिखाती। अच्छा आप सिखाते हैं? वो बड़ी हैं आपसे कि छोटी हैं? बहुत बड़ी हैं। अच्छा बहुत बड़ी हैं और आप सिखा रहे हो उन्हें? जी। क्या बात है। ठीक है। अच्छा कितने घंटे की वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े बड़े सिंगर्स हैं पाकिस्तान में भी, आपको पता है। आपके वैसे फेवरेट कौन से हैं? मेरे फेवरेट जो आज हैं उनमें से कम है, ओल्ड सिंगर्स को मैं ज़्यादा। ओल्ड का बता दें आप, वो भी हमारे ही हैं। मेहदी हसन साहब। अच्छा इतनी छोटी सी एज में इंस्पिरेशन भी है जो मेहदी हसन साहब से ली है। तो मेहदी हसन साहब का भी कुछ आपको आता है जो हम सुन सकते हैं अगर आज पॉसिबल है? नहीं तो जिसकी आपने तैयारी की है वो सुन लेते हैं। जी ज़रूर। काफ़ी है ज़ाहिदा परवीन। ठीक हो गया। क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलता, क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलता, क्या हाल मोहम्मद शहीर। नाज़रीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। शहीर आपके लिए बहुत बेस्ट विशेज़ हैं हमारी सारी टीम की तरफ से भी। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।